चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हम लोगों ने कल बैंक वो किसे कहते हैं और बैंकिंग की शुरुआत पहले से कैसे हुई थी उसके बारे में समझा था। बैंकिंग इवोल्यूशन हमने समझा था, ठीक है। और बैंक के मेन दो टाइप हमने देखे थे, एक कमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक। जिसमें से कमर्शियल बैंक के बारे में हम लोग समझ रहे थे ना, उसमें हमने कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस देखे थे। मेन फंक्शन बैंक के कौन कौन से होते हैं वो समझे थे। आज उसके बाद का टॉपिक हम लोग शुरू करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में सेकेंडरी फंक्शंस। कौन से सेकेंडरी फंक्शंस के दूसरे कौन कौन से फंक्शंस हैं अब इसमें, है ना। कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस कौन से, तो इनमें पहला फंक्शन आता है सेकेंडरी में, वो आता है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, इसका मतलब बैंक है ना, कस्टमर्स के लिए एज अ एजेंट भी काम करता है और दूसरी बहुत सारी सर्विसेज देता है, एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि अगर कोई जो है वो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर अगर हो तो उन दोनों के बीच में लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूर होती है। जो इम्पोर्टर होता है ना, वो एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने का काम ये बैंक करती है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, लास्ट ईयर है ना 11th में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर आती थी। उस प्रोसीजर में जो एक्सपोर्टर होता है ना, वो इम्पोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाता, मतलब वो लेटर ऑफ क्रेडिट कि जिससे पता चले वो सामने वाला पैसे देने लायक है कि नहीं है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट कौन बना के देता है, बैंक बना के देती है। ये उसकी सेकेंडरी फंक्शन हुआ ना। इसके अलावा बैंक कितने सारे बिजनेसमैन के लिए अंडर राइटिंग का काम करती है। अंडर राइटिंग मतलब कि उनके सपोर्ट में रहती है वो, कि जैसे अगर कोई बिजनेसमैन को लोन की ज़रूर हो तो वो कैसे शेयर मार्केट में अपने शेयर इश्यू करके लोन बनाता है, लोन ले सकता है ना शेयर मार्केट में अपने शेयर इश्यू करके। तो जिससे क्या होगा कि भाई शेयर मार्केट का एक रूल आता है कि उसके 80% शेयर्स बिके ना, तो ही वो अपनी कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो 80% शेयर्स अगर कोई खरीदे ही नहीं तो तब उस वक्त बैंक वो अंडर राइटर का काम करती है। बैंक क्या काम करती है, अंडर राइटर का काम। इसका मतलब कि बैंक उस बिजनेसमैन को कहती है, भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जितने शेयर्स लोग खरीदे सो ठीक है, बाकी के शेयर्स मैं खरीद लूँगा। ना बैंक ऐसी सर्विस उसे देती है ना कि अगर लोगों ने सब खरीद लिया तो ठीक है, नहीं तो जितने बाकी रहे ना वो बाकी के वो शेयर्स मैं खरीद लूँगा, ऐसा बैंक कहती। तो ये अंडर राइटिंग की सर्विस हुई। इसके अलावा दूसरी वो कस्टमर को सर्विस देती है कि भाई कोई चालान वगैरह अगर पे करना हो, टैक्स पे करना हो, तो वो बैंक सर्विस देती है। नहीं, ऑनलाइन आप लोग कोई भी पे करते हो, या कस्टमर को पता है सेफ वॉल्ट की या डिपॉजिट वॉल्ट की सर्विस देती है। आपके घर में कोई जो है वो ज्वेलरीज या कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रीशियस कीमती चीज़ें पड़ी हैं, तो आप लोग बैंक के लॉकर में रख कर आते हो ना। कहते हैं ना बैंक जो है वो ये लॉकर सिस्टम देती है कि आप लोग उस लॉकर में अपनी कीमती चीज़ें रख कर आते हो, जिसमें बैंक की जवाबदारी उस चीज़ को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। या तो दूसरा कि भाई लोगों को, बिजनेसमैन को छोटे छोटे फाइनेंस देती है, फाइनेंस फैसिलिटी। किसी को पैसों की ज़रूर हो तो वो पैसों की ज़रूर वो पूरी करती है। हुँ? या तो फिर डिमांड ड्राफ्ट बनाना, ट्रैवलिंग चेक देना। हुँ? तो ऐसे जो जो नई नई सर्विसेज आती है ना, वो सर्विसेज देती है। हर तरह की यूटिलिटी सर्विस ये बैंक प्रोवाइड करती है। और दूसरा आता है प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम्स, कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई मेथड आती है, तो वैसे ही नई नई फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करती है। जैसे पहले पैसे निकलवाने हो तो आप लोग बैंक में डायरेक्टली बैंक में जाना पड़ता था, अब एटीएम की फैसिलिटी, अब मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी आ गई, नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़। तो ये सब फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करती है ना। डेबिट क्रेडिट कार्ड नए नए आने लगे, तो ऑनलाइन पेमेंट करने हो तो उसमें एनईएफटी और आरटीजीएस की पेमेंट आती है कि नहीं। तो ये फैसिलिटीज़ आज कोर बैंकिंग के थ्रू, कोर बैंकिंग
उसके थ्रू आप लोग एक ब्रांच में अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो सभी ब्रांचेस में आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। मतलब अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है ना, तो एसबीआई की कोई भी ब्रांच में चले जाओ, वहाँ आप अपना काम कर सकते हो, है ना। आपको सेम ब्रांच में ही जाने की ज़रूर नहीं है। अब मॉडर्न टाइमिंग में ये सब पॉसिबल है कि नहीं? सही बात है ना। आज बैंक अपनी जो है वो एप्लीकेशंस निकालते हैं, आपको मोबाइल में सब में ऐप आ जाती है, बैंक की ऐप, जिसके थ्रू आप घर बैठे बैलेंस चेक कर सकते हो, पासबुक अपनी जो है वो प्रिंट करवा सकते हो, मतलब पासबुक निकाल सकते हो घर बैठे बैठे। आपको कोई बाहर की टिकट बुक करवानी है, ट्रेन की टिकट्स, मूवी की टिकट्स, अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, तो जो भी नई नई फैसिलिटीज़ आती है ना, वो सभी फैसिलिटीज़ बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं ना। अब आपको शेयर और क्या कहते हैं, शेयर मार्केट से शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड कुछ भी आपको खरीदना हो, तो बैंक आपको डीमैट अकाउंट की सर्विस देती है। डीमैट अकाउंट मतलब डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट, कि जिसमें आपके शेयर वो आपके कोई सेविंग अकाउंट में नहीं, डायरेक्ट अलग से एक डीमैट अकाउंट में जाएंगे। जो शेयर मार्केट का काम करते हैं ना, उन्हें ये ध्यान होगा, तो उनके लिए एक अलग अकाउंट बनता है, डीमैट अकाउंट। ये सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है, तो है ना। ये सब फैसिलिटीज़ वो बैंक देती है ना हमें, बरोबर ना। अब ये बैंक के हमने दोनों फंक्शन देखे ना, कल वो प्राइमरी फंक्शंस देखे थे बैंक के, आज ये बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस हुए। तो अब इन कमर्शियल बैंक के बारे में एक छोटा सा पॉइंट समझें। जो पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। कमर्शियल बैंक का आज इंडिया में क्या कंडीशन है, कैसी है ये बैंक? कहते हैं पहले ये कमर्शियल बैंक वो सब गवर्नमेंट चलाती थी। क्या करती थी? गवर्नमेंट उन्हें चलाती थी। अब आज जब 1991 में चेंजेस आए थे ना, वही चेंजेस तो हम लोग हर साल पढ़ते हैं। 1991 में आने वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये जो 1991 में चेंजेस आए थे, उसकी वजह से बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन होने लगा। इसकी वजह से इंडिया में जो भी कमर्शियल बैंक थी ना, वो अब प्राइवेट सेक्टर को भी सौंपी गई। मतलब पहले बैंक जो सिर्फ सरकार चलाती थी ना, अब सरकार नहीं, अब प्राइवेट पर्सन भी, मतलब प्राइवेट भी ये बैंक चलती है ना, है ना। और उनकी वजह से तो कितनी जगह पर ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट्स क्रिएट हो चुके हैं इन बैंक की वजह से। आगे समझेंगे क्या ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, कि इनमें इनमें फिर गवर्नमेंट ने आगे रूल बनाया कि बैंक के बहुत सारे टाइप्स हो गए। बैंक के बहुत सारे टाइप्स हो गए, क्योंकि जो प्राइवेट पर्सन होता है वो भी बैंक शुरू करता है, सरकार भी शुरू करती। कोई कोऑपरेटिव बेसिस पर जैसे 5-6 लोगों ने मिलकर एक काम शुरू किया छोटा सा, तो उससे भी शुरुआत होती है ना। तो इस तरह से ये बैंक धीरे 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 बढ़ने लगी। तो इनकी वजह से 1934 में 1934 में आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना दी, और सब बैंकों को शेड्यूल बैंक कहा, कि उस लिस्ट में जो जो बैंक ऐड होती ना, उन्हें शेड्यूल बैंक कहा जाता। और आरबीआई के हिसाब से इंडिया में जितनी भी बैंक चल रही है ना, उसे दो टाइप में डिवाइड किया। इंडिया में जो भी बैंक चलती है उन्हें दो टाइप में डिवाइड किया। एक कमर्शियल बैंक सब, और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक जनरली उसके लिए कि जो बैंक मोस्टली प्रॉफिट के लिए काम करती है, जो बैंक मोस्टली प्रॉफिट के लिए काम करती हो तो वो कमर्शियल बैंक। और जो बैंक प्रॉफिट के लिए नहीं लेकिन मेनली सेवा के लिए काम करती हो, तो वो कोऑपरेटिव बैंक। जिसमें कमर्शियल बैंक में आते हैं पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, मतलब जो सरकार चलाती हो। प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक, जो प्राइवेट चलाते हैं। फॉरेन मतलब मल्टीनेशनल बैंक वर्किंग इन इंडिया, जो फॉरेन की कोई कंट्रीज, मतलब फॉरेन की कोई बैंक यहाँ उसकी एक ब्रांच हो, फॉरेन की बैंकों के भी यहाँ पर अगर ब्रांच हो तो। और दूसरा रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक मतलब गांव के लिए बनाने वाली स्पेशल बैंक, जो गांव के एरिया में चलती हो। तो ये सब कमर्शियल बैंक के टाइप, ये मेनली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं।
और कोऑपरेटिव जो ना 5-6 लोग मिलकर एक बैंक बनाते हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक वो प्रॉफिट के लिए काम करती नहीं है, बरोबर। तो ये बैंक के टाइप ये भी समझ में आ गया ना। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखें, एक छोटा सा अलग से टॉपिक था, अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखें जो टॉपिक आता है हमारा इस सेंट्रल बैंक के लिए। सेंट्रल बैंक वो बैंक जो इंडिया में आने वाली सभी बैंकों को कंट्रोल करती है, सभी बैंकों को संभालती है, वो सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक या तो मेन बैंक है ना। हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी? आरबीआई, सही बात ना। उसी आरबीआई एक्ट के हिसाब से सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन हम लोग क्या कहते हैं? तो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन कहते हैं द इंस्टीट्यूशन चार्ज विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक वेलफेयर। मीन्स कि वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्था कि जिसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हो, ये जवाबदारी दी जाती हो कि पूरे कंट्री में जितना भी वॉल्यूम ऑफ मनी है ना, मतलब जो मनी सप्लाई कहते हैं, जितने भी पैसे हैं ना, उनका एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का मैनेजमेंट करना। भाई मार्केट में इतने पैसे बढ़ाना या इतने पैसे कम करना, और ये सब काम किसके लिए ज़्यादातर? तो पब्लिक वेलफेयर के लिए। मीन्स लोगों की भलाई के लिए पैसे बढ़ाना या कम करना, इसके लिए जो काम करते हैं ना, वो हमारी सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में ये काम कौन करता है? हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी? आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। आरबीआई का शुरुआत कब हुई थी? आरबीआई की शुरुआत कब? तो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में ही ब्रिटिशर्स ने इसकी शुरुआत की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जब हमें आज़ादी मिली ना, उसके बाद 1 जनवरी 1949 को उसका नेशनलाइज किया गया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन मतलब कि उसे हमारी कंट्री में रजिस्टर किया गया। पहले आरबीआई ब्रिटिशर्स ने बनाई थी तो उनके नाम पर थी, फिर उसको नेशनलाइज किया गया 1949 में। तो आरबीआई का भी मेन वर्क यही है कि हमारे इंडिया में जितने भी ये मनी सप्लाई होता है ना, मनी का जो सप्लाई होता है उसका मैनेजमेंट ये सेंट्रल बैंक करती है, बराबर ना। अब इनका मेन फंक्शन हम लोग देखें, आरबीआई के फंक्शंस देखें अगर, तो आरबीआई के जो फंक्शंस हैं ना, उन फंक्शंस को हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक मॉनेटरी फंक्शन और दूसरा नॉन मॉनेटरी फंक्शन। एक मॉनेटरी फंक्शन, मॉनेटरी मतलब कहते हैं मनी रिलेटेड फंक्शंस। कौन सा? मनी रिलेटेड फंक्शंस, वो मॉनेटरी फंक्शंस। तो आरबीआई के कौन कौन से मनी रिलेटेड फंक्शंस आते हैं? जिनमें से पहला आता है करेंसी इश्यू, बराबर। पहला उसका कौन सा आता है? करेंसी इश्यू। इसका मतलब कि भाई जो भी ये नोट और सिक्के बनते हैं ना, वो कि भाई 2 रुपए से लेकर 2000 तक के जो भी नोट और सिक्के बनाते हैं ना, ये किसकी वजह से बनते हैं? आरबीआई के। उनके कहने पर ही, आरबीआई के अंदर नहीं बनते, वो तो अलग उनकी क्या कहते हैं फैक्ट्री जैसा है ना, अलग मशीनों में तैयार होते हैं, लेकिन आरबीआई मैनेजमेंट करती है कि भाई कितने नोट बनाने और कितने नहीं बनाने, जिसमें भले वो 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के सिक्के भी और हर तरह के नोट भी, ये सब इनके थ्रू, आरबीआई के थ्रू तैयार होते हैं, बराबर। दूसरा इनका वर्क है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के लिए बैंकर का काम करती है। बैंकर का काम और एक तरह के एडवाइज़र का काम करती है। मतलब कि गवर्नमेंट के पैसों का पूरा मैनेजमेंट वो ये करते हैं आरबीआई। सरकार की जितनी भी इनकम होती है ना, नेशनल इनकम जो भी आती है, उन सब का मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई। बैंकर का काम क्या? बैंकर का काम क्या होता है कि भाई वो पूरी बैंक को, सभी को जो है वो मैनेजमेंट करे। तो गवर्नमेंट का बैंकर है ये आरबीआई। मतलब सरकार की जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो सब को मैनेजमेंट वो ये आरबीआई करती है, बराबर ना। इनके थ्रू ये मैनेजमेंट होता है। और दूसरा एडवाइजरी का काम भी करती है।
एडवाइस देने का काम, कि भाई गवर्नमेंट को अगर कुछ मनी रिलेटेड एडवाइस चाहिए हो कि भाई अभी लोगों के लिए क्या किया जाए, या भाई कितने कौन सी नई स्कीम रखनी है नहीं रखनी है, तो उसमें एडवाइस देने का काम ये आरबीआई करती है। समझ में आई ना बात? दूसरा आरबीआई का मेन फंक्शन, तो वो फंक्शन में आता है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों की भी बैंक, ये सभी बैंकों की बैंक है, मतलब सभी बैंकों से ऊपर है ना ये, एपेक्स बैंक कहलाती है सबसे ऊपर मेन बैंक। एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब कि आखिरी मदद करने के लिए सबसे लास्ट में हेल्प ये आरबीआई की होती है। इसका मतलब ये समझो कि भाई इंडिया में जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है ना, आगे वो ग्राफ में देखा ना, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उन सब का मैनेजमेंट वो ये करते हैं, उन सब के लिए रूल्स बनाने का काम ये करते हैं। और हर बैंक में है ना, ये एक पॉइंट सुनना बेटा, हर बैंक अपना कुछ रिजर्व वो आरबीआई के पास रखती है, ये कंपलसरी है। हर बैंक को आरबीआई कहती है, कोई भी नई बैंक जब शुरू होती है ना, जैसे सपोज, ऐसा होगा नहीं लेकिन सपोज कि अगर मुझे बैंक शुरू करनी हो ना, तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से ही मुझे बैंक शुरू करनी पड़ेगी। तो आरबीआई है ना, वो उनका एक रूल है कि भाई मैं जितने भी रुपए से बैंक शुरू करूँगा ना, उसमें से कुछ रिजर्व मुझे आरबीआई के पास रखना होगा, कंपलसरी। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं 10 करोड़ से बैंक शुरू कर रहा हूँ ना, तो उसमें से शायद 1 आध करोड़ मुझे आरबीआई में रिजर्व की तरह रखना होगा। ये रिजर्व उसके लिए कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हुआ है, या तो फिर अगर बैंक को कोई प्रॉब्लम हुई, तो आरबीआई उस रिजर्व में से मुझे हेल्प करेगी। तो इस तरह से रिजर्व वो ये संभालती है, इसलिए तो वो बैंकों की भी बैंक कहलाती है ना, बैंकर्स बैंक। इनके अलावा कि जो पता है लोन और उन सब पे इंटरेस्ट नक्की करते हैं, भाई आप होम लोन लेते हो तो उस पर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लगेगा, एजुकेशन लोन लेते हो तो उस पर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट होगा, तो ये सब इंटरेस्ट वो ये नक्की करती है। और अगर ये जैसे कहते हैं ना लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी हेल्पफुल पर्सन वो ये आरबीआई है। आप लोगों ने कल वो एक कॉल मनी के बारे में समझा था ना, याद है ना? कॉल मनी किसे कहते हैं? जब बैंकों को अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत हो कोई बैंक को, तो वो दूसरी बैंक से पैसे मंगवा लेती है। एक बैंक को अगर पैसों की ज़रूरत हो तो वो दूसरी बैंक से पैसे मंगवा लेती है ना, अर्जेंट में, इसे कॉल मनी कहते हैं। लेकिन दूसरे बैंक के पास भी मनी ख़त्म हो जाए तो, पैसे ख़त्म हो जाए तो, है ना, मेरी बैंक को मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने दूसरी बैंक को फ़ोन किया, भाई जल्दी से लाओ ना 50 लाख, उसके पास भी ना हो तो तीसरी बैंक से पूछा, उसके पास भी नहीं। अगर नहीं हो किसी के पास तो फिर अर्जेंट में किसी के पास ना हो ना, तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है, आरबीआई। मतलब आखिरी में आरबीआई से तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। समझे ना? जब कहीं पे कोई हेल्प ना मिलती हो ना, तो बैंक को आखिरी हेल्प कौन करता है? तो आरबीआई करता है। मतलब आरबीआई है ना, सबको सपोर्ट देने के लिए बैठी है हमेशा, हर बैंक को सपोर्ट देने के लिए ये आरबीआई बैठी है, बराबर। दूसरा आरबीआई का काम क्या है? तो दूसरा आरबीआई का काम है क्रेडिट कंट्रोल करना, है ना, क्रेडिट कंट्रोल कर। कल आपने क्रेडिट क्रिएशन समझा था ना, समझा ना? कल हमने क्रेडिट क्रिएशन, मेन पॉइंट था कि क्रेडिट क्रिएशन मतलब हर बैंक अपने यहाँ पर कोई एक फिक्स अमाउंट नक्की कर दे कि भाई इतनी अमाउंट हमें किसी को देनी नहीं है, वो अमाउंट बढ़ाती जाती है, उसे क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। और उसके ऊपर कंट्रोल वही आरबीआई रखती है, आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल रखती है। आरबीआई कंट्रोल रखती है कि हर बैंक की क्रेडिट उससे ज़्यादा ना हो, है ना। हर बैंक को है ना आरबीआई एक लिमिट देती है कि देखो भाई तुम्हारा बिजनेस इस लिमिट के अंदर ही चलना चाहिए। तो ऐसे उनके ऊपर, हर बैंक के ऊपर शॉर्ट में समझो तो कंट्रोल करने का काम वो आरबीआई का है। एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कस्टोडियन मतलब एज अ कस्टडी में आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को रखती है। अब समझो कि भाई
दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश की करेंसी अलग अलग है ना, बराबर ना। हमारे लिए वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाए, फॉरेन करेंसी कहलाई। तो हमारे इंडिया में से अगर किसी को बाहर जाना हो तो वो मनी को चेंज करवाते हैं ना। मुझे यहाँ से अमेरिका जाना हो तो मुझे अपने रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना होता है। तो जब किसी को बाहर जाना हो तो उसे जब अर्जेंटली पैसों की ज़रूर हो तो हर बैंक है ना कुछ कुछ रिजर्व रखती है हर करेंसी की। मुझे अर्जेंटली यहाँ से अफ्रीका जाना हो तो अफ्रीका की करेंसी बैंक के पास होनी तो चाहिए ना, है ना। उनकी करेंसी होनी चाहिए ना, तो मैं करेंसी चेंज करवा के जाऊँगा ना। तो ऐसे अफ्रीका की जगह मुझे अगर और कोई देश में जाने की इच्छा हुई तो उसकी करेंसी भी बैंक के पास होनी चाहिए। मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं ना, हर देश की करेंसी बैंक के पास होनी चाहिए। और कितनी कितनी कितनी, 1-2 हज़ार, है ना, या 10-20 हज़ार बस। मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है, 10-20 हज़ार ही पड़ेगा, बैंक उतना ही रखेगी और उससे ज़्यादा क्या रखेगी, ऐसा नहीं बेटा। इनमें उनका एक अलग मैनेजमेंट चलता है कि हर कंट्री की करेंसी का कुछ फिक्स रिजर्व वो गवर्नमेंट को रखना पड़ता है। ये रूल है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। अगर कोई अर्जेंटली आकर, कोई कस्टमर आकर बैंक में ये कहे कि भाई मुझे अर्जेंटली अमेरिका जाना है और मुझे ये 10 लाख रुपए का डॉलर में कन्वर्ट करके दो, तो वो 10 लाख रुपए का डॉलर में कन्वर्ट, इतना डॉलर उनके पास बैंक के पास होना भी तो चाहिए ना, है कि नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन तो ये कहेंगे ना फिर। तो ये हर हर करेंसी का, हर कंट्री की करेंसी का कितना कितना रिजर्व बैंक के पास होना चाहिए, ये नक्की ये आरबीआई करती है। आरबीआई हर फॉरेन एक्सचेंज को अपनी कस्टडी में रखती है, या तो अपने पास रिजर्व करके रखती है, संभाल के रखती है। आपको जब भी कोई भी समय और कोई भी कंट्री की कितनी भी करेंसी चाहिए ना, तो आरबीआई आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये भी उसका मेन फंक्शंस है ना। ये सब है ना मॉनेटरी फंक्शंस है, मनी रिलेटेड, ये सब मनी रिलेटेड फंक्शंस हुए। और दूसरे आते हैं, वो आते हैं नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। नॉन मॉनेटरी मतलब जो मनी रिलेटेड ना हो। मतलब आरबीआई का कोई ऐसा भी काम है जिसमें पैसों की जरूर ना पड़ती हो, बिना पैसों का काम, नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। तो ऐसा आरबीआई क्या क्या काम करती है नॉन मॉनेटरी में। तो नॉन मॉनेटरी में आरबीआई का पहला काम है वो है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी मतलब कि भाई आरबीआई का मेन काम है कि पूरी कंट्री में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, है ना। मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम वो ये आरबीआई करती है। और साथ में जितनी भी बैंक है ना, जितनी भी बैंक है ना, उन सब के ऊपर ये सुपरवाइजर की तरह काम करती है। ये इसका सुपरवाइजरी फंक्शन, सही बात ना, सभी बैंकों पे ध्यान रखती है ना। ये नॉन मॉनेटरी फंक्शन हुआ ना, इसमें पैसों की लेन देन नहीं होती, बस सभी बैंकों के ऊपर अपनी अपनी नज़र रखती है कि सब बैंक बराबर काम कर रही है, कहीं कोई बैंक डूब तो नहीं जाएगी, कोई बैंक लॉस में तो नहीं जा रही है, कोई बैंक का मैनेजमेंट ख़राब तो नहीं चल रहा है। इंडिया में आने वाली जितनी भी लाखों बैंक है ना, वो सभी बैंकों का ध्यान ये आरबीआई अकेले रखती है, बराबर। ये इनका एक काम। दूसरा, तो दूसरा इनका फंक्शन आता है, वो आता है प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन इसका मतलब कि भाई प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, बैंकों की एडवर्टाइजमेंट करने का काम ये आरबीआई का है। आज भी आज भी हमारे इंडिया में कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है। कितने लोगों को बैंक की फैसिलिटीज़ यूज़ करना ही नहीं आता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जहाँ बिजनेस में चेक के थ्रू, एटीएम, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है, लेकिन आज भी लोग सिर्फ कैश के ऊपर डिपेंड है, हम तो कैश में ही पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से है ना, कितनी बार जो सरकार जितना आगे बढ़ाना चाहती है ना लोगों को, अगर हमारी कंट्री भी डेवलप हो, आगे हो, तो उतना आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे नई नई फैसिलिटीज़ का, बैंकिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ ही नहीं करते। आज मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, किसी को पैसे देने हो मोबाइल के थ्रू एक क्लिक से हो जाता है। पासबुक चाहिए हो तो पासबुक के थ्रू एक क्लिक में मोबाइल में पूरी पासबुक आ जाती है, अब खाली प्रिंट निकलवा लो उसकी। फिर भी लोग
फिर भी लोग पैसे जमा करने भरने के लिए देने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। पासबुक प्रिंट करवानी हो तो बैंकों की लाइन में खड़े रहते हैं, तो उन्हें फैसिलिटीज़ ही नहीं यूज़ करने आ रही है। तो आरबीआई है ना, ये प्रमोशनल फंक्शन करती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को अवेयर करती है कि देखो ये बैंक में ये नई नई फैसिलिटीज़ है, अब इसका यूज़ करो, अब आप लोग ऐसे ही यूज़ करो, है कि नहीं। और इनके लिए हर बैंक में फिर है ना लोगों को नई नई फैसिलिटीज़ देती है। आपको पता है, अब जैसे बैंक में वो फैसिलिटीज़ मिलती है कि अगर आप सब मोबाइल के थ्रू करो और दूसरी चीज़ों के थ्रू अगर आप लोग पेमेंट वगैरह कर रहे हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। आज के टाइम पता है वो यूपीआई पेमेंट, भीम पेमेंट आती है। तो इस पेमेंट के थ्रू आप लोग जब पेमेंट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। ये क्यों पता है? क्योंकि लोग इसमें जुड़े, इसके लिए। ऐसे प्रमोशनल फंक्शन वो कहाँ से होते हैं? आरबीआई के थ्रू। आपको बैंक इतना डिस्काउंट देती है ना, वो बैंक को किसने कहा? तो आरबीआई उस बैंक को कहती है कि हाँ भाई, लोगों को ऐसा फ़ायदे दो तो लोग ये काम शुरू करें, है कि नहीं। और दूसरा काम, तो दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, कि दूसरा कि लोगों को जितना ज़्यादा उन्हें डेवलपमेंट करना हो उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब एक तरह का सपोर्ट देती है। प्रेजेंट टाइम में ऐसा होता है कि भाई किसी को भी नया काम शुरू करना हो ना, तो सरकार उन्हें हेल्प देती है पहले उनके डेवलपमेंट के लिए। अगर मुझे नई कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है तो मैं सरकार से हेल्प मांग सकता हूँ, है ना, मतलब बैंक से हेल्प मांग सकता हूँ कि भाई मुझे जो है वो नई इंडस्ट्री शुरू करनी है, मुझे इतना लोन मिलेगा, तो वो लोन देते हैं हमें, है कि नहीं। इनके अलावा दूसरा कि भाई हर एक को उनकी उनकी कंडीशन के हिसाब से वो लोन प्रोवाइड की जाती है। जैसे पता है कि भाई बैंक जो है वो डेवलपमेंट के लिए जो फार्मर्स है ना, तो उन फार्मर्स को एकदम लो प्राइस में लोन देती है, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं, ऐसे लोन दिया जाता है फार्मर्स को। और कोई बड़े कंपनी बिजनेसमैन हो ना, उन्हें जब लोन चाहिए हो ना तो बैंक उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो ये एक फ़र्क है ना कि भाई उनका जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ये सही बात है ना। तो इनके लिए भी आरबीआई जो है वो अलग अलग फैसिलिटीज़ देती है कि जैसे फार्मर्स हुए, या फिर दूसरे जो स्मॉल वर्कर्स हुए, कि जो लोग बड़े बिजनेस नहीं शुरू कर पाते, तो उनके लिए ये काम करती है कि नहीं। और आज के टाइम में नई नई तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उन एक्टिविटीज़ को एनकरेज करने के लिए भी बैंक उन्हें लोन देती है। आपको पता है अभी जो प्रेजेंट में मेक इन इंडिया करके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, थोड़े टाइम पहले मोदी जी ने जो है वो ऐसे प्रमोट किया था मेक इन इंडिया, कि आज आप लोग बैंक के सामने, सरकार के सामने कोई नई आइडिया लेके जाओ, कि देखो ये नया बिजनेस आज तक किसी ने नहीं किया, हम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई नई आइडिया लेके जाओ तो बैंक आपको पूरे पैसे देगी उस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार आपको हेल्प करेगी कि चलो हम पैसे देते हैं, आप ये आइडिया बहुत अच्छी है, इसको आगे बढ़ाओ। आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए, बाकी का काम सरकार पूरा करेगी। तो ऐसा ऐसा जो है वो डेवलपमेंट का वर्क वो भी आरबीआई करती है। इसके अलावा कि आपको अगर कहीं पे पता है वो इन्वेस्टमेंट करना हो, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरी कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आपको कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, कैसे करूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर उस वक्त भी आरबीआई आपको हेल्प करती है। आरबीआई की वेबसाइट पे आप लोग जाके देखना, भले आरबीआई की वेबसाइट पे है ना, हमेशा बड़े बड़े जो एक्सपर्ट पर्सन है ना, मनी रिलेटेड जो लोग अपना सजेशन देते हैं, उनके सजेशन डिटेल में वो आरबीआई की वेबसाइट पर रखे हुए होते हैं। उन लोगों के टॉपिक्स, उनकी बातें, वो सब लिखे हुए होते हैं कि जिससे लोगों को नॉलेज मिले, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कैसे काम करना है, हमारे इंडिया में एक्चुअली कैसे वर्क चल रहा है, ये सब नॉलेज वो आरबीआई अपनी वेबसाइट पर रखती है। तो ये सब इसका नॉन मॉनेटरी फंक्शन हुए, बराबर ना, मनी रिलेटेड नहीं है, नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ये सब कहलाए, बराबर। तो आज जैसे आरबीआई के ये दोनों फंक्शंस देखे ना, तो अब हमारे चैप्टर का दूसरा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, चैप्टर का नाम था ना बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो अब वो सेकेंड पार्ट हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।